हेलो स्टूडेंट्स, दृश्य सक्सेस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में एक बार पुनः आपका स्वागत है। मैं विशाल सर एक बार पुनः आपका स्वागत करता हूं। मेरे जो एलटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि एलटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए अच्छी खबर आने वाली है। जल्दी ही उनकी वैकेंसी क्लियर हो जाएंगी। लगभग 10,000 वैकेंसी आ रही हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी आएंगी, लेकिन अंग्रेजी में भी पर्याप्त रूप से वैकेंसी आने की हैं। तो इसी क्रम में जैसा कि मैंने आपको कुछ वीडियोस दिए हैं एलटी से संबंधित, उसी को आगे बढ़ाते हुए मैं जो पोएट्स हैं जो कि आपके एलटी में हैं, पहले मैं उनको करवाना स्टार्ट किया है। तो जिसमें मैंने विलियम शेक्सपियर और मिल्टन साहब 2 राइटर आपके करवा दिए हैं। आज मैं तीसरे पोइट आपको जॉन डन लेकर आया हूं, और जॉन डन को मैं 3 पार्ट्स में आपको दूंगा। पहला, जॉन डन का लाइफ, उनसे कनेक्टेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। दूसरा, जॉन डन की पोएम जो आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है, कैनोनाइजेशन। दूसरे वीडियो में आपको उस पोएम को एक्सप्लेन करूंगा, और तीसरा वीडियो जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट। जॉन डन 1572 1631, 1572 में जन्म है और 1631 में डेथ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में पहला पॉइंट, जॉन डन वाज बोर्न इनटू ए कैथोलिक फैमिली इन 1572। जॉन डन साहब का जन्म 1572 में कैथोलिक फैमिली में हुआ था ड्यूरिंग ए स्ट्रॉन्ग एंटी कैथोलिक पीरियड इन इंग्लैंड। और वह वो पीरियड था इंग्लैंड में जहां एंटी कैथोलिज्म की भावना बहुत अधिक ज़्यादा थी। ठीक है, तो फिर से समझ लीजिए, जॉन डन साहब का जन्म एक कैथोलिक परिवार में 1572 में हुआ, लेकिन उस समय इंग्लैंड में एंटी कैथोलिक पीरियड वो था जिसमें कि कैथोलिक जो थे उनका अत्यधिक विरोध चल रहा था। ठीक है ना। दूसरा देखिए, हिज फादर ऑल्सो नेम्ड जॉन वॉज ए प्रॉस्पिरियस लंडन मर्चेंट। इनके पिता का नाम भी जॉन था और वह एक प्रॉस्पिरियस लंडन मर्चेंट हुआ करते थे, लंदन के व्यापारी। तीसरा पॉइंट, हिज मदर एलिजाबेथ हेवुड वॉज द ग्रैंड नीज ऑफ कैथोलिक मार्टियर थॉमस मोर। हम सब ने थॉमस मोर का नाम सुना है, मैंने कई बार पढ़ाया है इनके बारे में। तो अगर हम इनकी बात करें जॉन डन साहब की माँ की, तो इनका नाम था एलिजाबेथ हेवुड, और ये थॉमस मोर साहब की ग्रैंड नीज हुआ करती थी। और थॉमस मोर कौन थे? कैथोलिक मार्टियर। चलिए, फोर्थ नंबर, हिज फादर डाइड इन 1576। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ, जॉन डन साहब के फादर की मृत्यु हो गई 1576 में, एंड हिज मदर रीमैरिड ए वेल्दी विडोअर। और इनकी माँ ने पुनः विवाह कर लिया एक धनवान विडोअर से। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट, ही एंटर्ड ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एट एज ऑफ 11। डन साहब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इन्होंने प्रवेश लिया 11 वर्ष की उम्र में, एंड लेटर द यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज, और उसके बाद कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में भी इन्होंने प्रवेश लिया, बट नेवर रिसीव डिग्रीज। लेकिन दुर्भाग्यवश ये कोई भी डिग्रीज प्राप्त नहीं कर पाए ड्यू टू हिज कैथोलिज्म। काय के कारण? क्योंकि ये कैथोलिक्स थे और उस समय एंटी कैथोलिक की भावना चल रही थी, इस कारण से इनको डिग्री प्राप्त नहीं हुई। नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 20 डन बिगेन स्टडिंग लॉ इन लिंकन्स इन। 20 वर्ष की उम्र में जॉन डन साहब ने लॉ का अध्ययन करना आरंभ किया लिंकन्स इन में, एंड सीम्स डिस्टाइंड फॉर ए लीगल और डिप्लोमेटिक करियर। और उसको देखकर कोई भी ये कह सकता था कि इनका एक लीगल और डिप्लोमेटिक करियर आरंभ होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। In 1593, his brother Henry was convicted of Catholic sympathies and died in prison soon after. 1593 में इनके साथ एक और दुखद घटना हुई। इनके भाई हेनरी जो थे, उनको कैथोलिक सिंपैथीज प्रदर्शित करने के कारण जेल में डाल दिया गया और वहीं उनकी मृत्यु हो गई। ठीक, ईयर था वो कौन सा? 1593। चलिए अगला, एट द एज ऑफ 25 डन अपॉइंटेड प्राइवेट सेक्रेटरी टू सर थॉमस एगरटन, लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। बहुत अच्छा पॉइंट है ये। 25 वर्ष की उम्र में डन साहब जो थे वह थॉमस एगरटन साहब के प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए, और थॉमस एगरटन कौन थे? लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड। ठीक है ना, लॉर्ड कीपर ऑफ द ग्रेट सील ऑफ इंग्लैंड के जो लॉर्ड कीपर थे थॉमस एगरटन, उसके प्राइवेट सेक्रेटरी नियुक्त हुए 25 वर्ष की उम्र में डन साहब। चलिए नेक्स्ट, 9 पॉइंट, डन बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 1601। डन साहब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नियुक्त हुए, चुने गए
कब? 1601 में। नेक्स्ट, इन 1601 he married 16-year-old Anne Moore, the niece of Sir Egerton। सन 1601 में डन साहब ने 16 वर्षीय एक लड़की से विवाह किया। नाम था एने मोर, और ये एने मोर कोई और नहीं जिसके प्राइवेट सेक्रेटरी के रूप में ये कार्य कर रहे थे, यानी कि थॉमस एगर्टन। तो थॉमस एगर्टन की भतीजी थी एने मोर, और उससे उन्होंने विवाह कर लिया, और उनकी उम्र उस समय मात्र कितने वर्ष की थी? 16 साल की। बोथ लॉर्ड एगर्टन एंड एनेस फादर जॉर्ज मोर स्ट्रांगली डिसअप्रूव द मैरिज। अब भैया चूंकि एंटी कैथोलिज्म चल रहा था, दूसरी बात उम्र में डिफरेंस था, तो लॉर्ड एगर्टन और एने के फादर जॉर्ज मूर जो थे, इन्होंने इस विवाह का स्ट्रांगली इसको डिसअप्रूव किया। एंड एज पनिशमेंट मूर डिड नॉट प्रोवाइडेड डॉरी, और इसके पनिशमेंट के रूप में जो मूर थे, यानी कि जॉर्ज मूर एने के फादर, उन्होंने कोई भी डॉरी प्रोवाइड नहीं की। 12 नंबर, लॉर्ड एगर्टन फायर डन एंड हैड हिम इम्प्रिजन्ड फॉर ए शॉर्ट टाइम। लॉर्ड एगर्टन साहब ने इस बात के लिए डन साहब को नौकरी से निकाला, और साथ ही साथ कुछ समय के लिए इनको जेल में भी डलवा दिया, जॉन डन साहब को। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा पोइट है जिसको विवाह करने के कारण जेल हुई थी? तो जॉन डन साहब। चलिए नेक्स्ट पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 13। इन 1610 डन पब्लिश्ड हिज एंटी कैथोलिक पोलेमिक स्यूडो मार्टियर रिनाउंसिंग हिज फेथ। 1610 में जॉन डन साहब ने अब एंटी कैथोलिक एक पोलेमिक वर्क लिखा, जिसका नाम है सीडियो मार्टियर, ठीक, जो कि उनके फेथ को रिनाउंस करता है। ठीक है साहब। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर। इन 1617 डन्स वाइफ डाइड शॉर्टली आफ्टर गिविंग बर्थ टू देयर 12th चाइल्ड। 1617 में डन साहब की पत्नी की मृत्यु हो गई जब उन्होंने 12वें बच्चे को जन्म दिया उसके तुरंत बाद। यानी कि कुल मिलाकर कितनी संतानों को जन्म दिया? 12 संतानों को। ठीक, और कब? 1617 में मृत्यु हुई। ठीक। नेक्स्ट 15 नंबर। 1621 डन बिकेम डीन ऑफ सेंट पॉल्स कैथेड्रल। 1621 में डन साहब जो थे वह आपके सेंट पॉल्स कैथेड्रल के डीन नियुक्त हुए। ठीक है ना। नेक्स्ट, ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ सीवियर इलनेस ही रोट। एक समय ऐसा आया इनकी लाइफ का जब ये बहुत अधिक बीमार पड़े, तो इस सीवियर इलनेस के पीरियड में इन्होंने एक वर्क लिखा, डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स। डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन, पब्लिश्ड इन 1624। और इसका पब्लिकेशन कब हुआ? 1624 में। और इस वर्क को लोग क्यों याद करते हैं, ये भी आप ध्यान से सुन लीजिए। इमॉर्टल लाइन्स, दिस वर्क कंटेन्स द इमॉर्टल लाइन्स, नो मैन इज एन आइलैंड। यानी कि डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन्स वर्क में इनकी एक बहुत ही फेमस लाइन है, जो कि हम लोग प्रायः बोलते हैं, नो मैन इज आइलैंड, नो मैन इज एन आइलैंड। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा, ये लाइन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ ही डिलीवर्ड ए प्री फ्यूनरल सरमन, डेथ्स ड्यूल। अपनी मृत्यु से कुछ ही दिन पहले इन्होंने एक प्री फ्यूनरल सरमन को डिलीवर किया, और नाम है उसका डेथ्स ड्यूल। 18 नंबर। डन डाइड ऑन मार्च 31, 1631। 31 मार्च 1631 को डन साहब की मृत्यु हो गई। 19 नंबर। डन्स वर्क वाज रिवाइव्ड इन द 20th सेंचुरी। मजे की बात देखिए आप, 17वीं शताब्दी 1631 में मृत्यु हुई, लेकिन इनके वर्क को बहुत अधिक सराहा नहीं गया। लेकिन 20वीं शताब्दी में इनके वर्क को रिवाइव किया गया बाई हाई प्रोफाइलिक एडमायर सच एज टी.एस. एलियट एंड डब्ल्यू.बी. ईट्स। टी.एस. एलियट और डब्ल्यू.बी. ईट्स जैसे पोइट जो महान लेखक हुए, इन्होंने इनके वर्क को रिवाइव किया। और आप कह सकते हैं 20वीं शताब्दी में जॉन डन साहब पुनः फेमस हुए। चलिए साहब नेक्स्ट 20 नंबर। ही हैज़ बीन कमेमोरेटेड एज ए प्रीस्ट इन द कैलेंडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे कि कौन सा इंग्लिश पोइट ऐसा है जिसको कि प्रीस्ट की संज्ञा दी जाती है चर्च ऑफ इंग्लैंड के कैलेंडर में, तो वो जॉन डन साहब हैं। तो लिखा है, ही हैज़ बीन कमेमोरेटेड एज ए प्रीस्ट इन द कैलेंडर ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। और इतना ही नहीं, एंड इन द कैलेंडर ऑफ सेंट्स ऑफ द अमेरिकन लूथेरियन चर्च इन अमेरिका। और अमेरिका में भी जो लूथेरियन चर्च है
उनमें संत की उपाधि किसको दी गई है? जॉन डन साहब को। ठीक, तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिए, मैं क्वेश्चन भी बनाऊंगा इसमें से। चलिए मेजर वर्क्स की बात कर लेते हैं अब। जो प्रमुख वर्क्स हैं, पहला वर्क है बैथेनोटस बैथेनोटस, और इसका पब्लिकेशन है 1608 में। सीडोमार्टियस 1610। तीसरा वर्क है इग्नेटियस हिज कॉन्क्लेव 1611। फोर्थ वर्क है डिवोशंस अपॉन इमरजेंट ओकेजन 1624। और एक कलेक्शन है इनका पोएम्स 1633। ये तो होगा इनकी मेजर वर्क्स यानी कि कलेक्शन ऑफ वर्क्स की। अब मैं आपको बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं बात लेकर आया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि इस पेज को आप विशेष तौर पर ध्यान रखें, इसका मेजर पोएम्स ऑफ जॉन डन। कई बार क्या होता है कि डायरेक्ट इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि कोई भी पोएम आपके सामने लिखी होगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये पोएम किस पोइट के द्वारा लिखी गई है। तो इनको जो प्रमुख पोएम्स हैं उनको मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। नाम ध्यान रखिए, एयर एंड एंजल्स, एन एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, द एनिवर्सरी, द एप्रिशन, द बेट। 5 देखिए पहले, एयर एंड एंजल्स, द एनाटॉमी ऑफ द वर्ल्ड, तीसरी है द एनिवर्सरी, फोर्थ है द एप्रिशन, और फिफ्थ है द बेट। चलिए आगे बढ़ते हैं और पोएम की बात कर लेते हैं। पोएम नंबर 6 ब्रेक ऑफ डे, याद रखिए। 7 नंबर ए बर्न्ड शिप, 8 नंबर द काम, 9 नंबर द कैनोनाइजेशन जो कि आपके सिलेबस में प्रेस्क्राइब्ड है एलटी के, और 10 नंबर द ड्रीम। फिर समझ लीजिए, ब्रेक ऑफ डे, ए बर्न्ड शिप, द काम, द कैनोनाइजेशन, द ड्रीम। चलिए नेक्स्ट पोएम्स की बात कर लेते हैं। 11 नंबर पर मैंने पोएम लिखी है आपके लिए द एक्सटेसी। 12 नंबर पर द एक्सपायरेशन। 13 नंबर द फ्ली। 14 नंबर द फ्यूनरल। 15 नंबर गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग बेस्ट वार्ड। फिर समझ लीजिए, 11 नंबर द एक्सटेसी, 12 नंबर द एक्सपायरेशन, 13 नंबर द फ्ली, 14 नंबर द फ्यूनरल, और 15 नंबर गुड फ्राइडे 1613 राइडिंग बेस्ट वार्ड। चलिए नेक्स्ट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। फिर है आपको द गुड मोरो, बहुत फेमस पोएम है इनकी ये। 70 नंबर होली सोनेट्स, एट द राउंड अर्थ इमेजिन्ड कॉर्नर्स बिलो। कई पोएम हैं इनकी होली सोनेट्स के नाम से, आपको विशेष ध्यान रखना है। अगर होली सोनेट्स आ जाए तो आपको आंसर शिप टिक करना है जॉन डन। 80 नंबर पर हाइम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस, ध्यान रखिएगा, हाइम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस। 19 नंबर पर हाइम टू गॉड एंड फादर, हाइम टू गॉड एंड फादर। और 20 नंबर द इंडिफरेंट। ठीक, तो ये 5 पोएम और हो गई, द गुड मोरो, होली सोनेट्स, हाइम टू गॉड माई गॉड इन माई सिकनेस, और 19 नंबर पर ए हाइम टू गॉड एंड फादर, और 20 नंबर पर द इंडिफरेंट। चलिए 21 नंबर पर ए लैम्ब बैगर, 22 नंबर पर ए लेक्चर अपॉन शैडो, और 23 नंबर पर लव्स एल्चेमी। फिर समझ लीजिए, ए लैम्ब बैगर, ए लेक्चर अपॉन द शैडो, लव्स एल्चेमी। आप स्क्रीनशॉट ले लें, आप लिख लें इन पोएम्स को, ठीक है, विशेष तौर पर नाम याद रख लें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि पोएम का नाम पूछ लिया जाता है और बताना होता है कि राइटर कौन है, तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। 24 नंबर पर लव्स डेटी, 25 नंबर पर लव्स ग्रोथ, लव्स डेटी और लव्स ग्रोथ। चलिए साहब अगला कुछ और पोएम्स की बात कर लेते हैं इनके। नेक्स्ट पोएम, नेक्स्ट नंबर पर मैंने लिखी हैं द रेलिक। 27 नंबर पर द सनराइजिंग। 28 नंबर पर टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड। 29 नंबर पर द ट्रिपल फूल, और 30 नंबर पर वुमेन्स कॉन्स्टेंसी। फिर समझ लीजिए, 26 नंबर पर द रेलिक, 27 नंबर पर द सनराइजिंग, 28 टू हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, 29 द ट्रिपल फूल, और 30 नंबर वुमेन्स कॉन्स्टेंसी। तो ये कुल मिलाकर 30 पॉइंट्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं डन साहब की, कई बार इनसे प्रश्न पूछे गए हैं, वो मैंने आपके लिए लिखी। जॉन डन साहब का इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपके लिए लेकर आया मैं, उनके चारों पांचों कलेक्शन के नाम मैंने आपको दिए। ठीक, इस फर्स्ट पार्ट में इतना ही। अगला पार्ट जो मैं लेकर आऊँगा
उसमें कैनोनाइजेशन पॉइंट जो है उसको एक्सप्लेन करूँगा। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। और यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।